हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मैं अपने इस बहुत बड़े से यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बहुत बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, हंसने की कोई बात नहीं है। आप लोग सपोर्ट करो, वीडियोस को शेयर करो। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ा चुका हूँ। बेंट्स रूल पढ़ा चुका हूँ, ड्रैगोज रूल हमने कर लिया, मॉडिफाइड बेंट रूल कर लिया हमने, बैक बॉन्डिंग पढ़ ली। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस जाके देखनी है, प्लेलिस्ट बनाई है केमिकल बॉन्डिंग से। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और जेईई मेंस के लिए भी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, वो 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। एंड तक इसको देखना आप। ठीक है, और ऐसे मूवी की तरह मत देखना कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो बस। ठीक है, नींद आएगी स्क्रीन को देख के। तो पेन कॉपी लेके बैठना जब आप इसको कर रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर हम। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों फजान्स रूल। फजान भाई का ये रूल है, इसको बोलते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल कहता क्या है? फजान्स रूल कहता है कि कोई भी कंपाउंड या कह सकते हो कोई भी बॉन्ड जो है प्योरली आयनिक नहीं होता। हर एक आयनिक बॉन्ड में कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। या कह सकते हो हर एक आयनिक कंपाउंड में कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। वो कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड में या उस बॉन्ड में, वो डिपेंड करेगा। हमारे कुछ रूल्स हैं जो फजान ने दिए थे अपने, उन रूल्स को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो फजान्स रूल किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। पार्शियल बोला मैंने थोड़ा बहुत। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, वो किस वजह से आता है, उन रीजंस को हम समझेंगे और फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि नो बॉन्ड इज परफेक्टली या प्योरली आयनिक, है ना। हम कहते हैं कि नो बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक। ठीक है, हर बॉन्ड में क्या है, थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हर एक बॉन्ड में क्या होता है, थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो हम लिख सकते हैं एवरी बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड्स, आप पढ़ते आ रहे हो है ना, आयनिक बॉन्ड आपने पढ़े हैं कि जनरली एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं आपके। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो कंप्लीट चार्ज आता है। जैसे सपोज करो NaCl की बात कर लूं मैं, है ना। NaCl में क्या क्या है, Na+ है और Cl- है। अब आपको पता है Na+ क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि मेटल है, और Cl- क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो जनरली आयनिक बनता है, लेकिन उस आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब वो कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से आता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो इस बॉन्ड में आया वो किस वजह से आया। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक टर्म समझने की जरूरत है बच्चों, पोलराइजेशन पावर। उसके लिए हम समझेंगे पहले पोलराइजेशन, समझते हैं पहले। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है बेसिकली। अब जैसे सपोज करो मेरे पास एक कैटायन है, ठीक है, और मेरे पास एक एनायन है। एनायन जनरली बड़े होते हैं साइज में, तो मैं बड़ा बना रहा हूं। ठीक, ये कैटायन क्या करेगा, इस एनायन को अट्रैक्ट करेगा, आपको पता ही है। ठीक है, कैटायन क्या करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो जब कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज था, है ना, नेगेटिव चार्ज, या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल था, अब वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, जो सिमेट्रिकल था अब वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब इसकी शेप खराब हो जाएगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, और ये खींचा चला आएगा कैटायन की तरफ, है ना। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बेसिकली कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फैल गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है द डिस्टॉर्शन
डिस्टॉर्शन कह सकते हो, डिस्टर्बेंस कह सकते हो, है ना, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन बाय द कैटायन। ठीक है, कि कोई कैटायन किसी एनायन का कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, या कह सकते हो पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर भी क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं पोलराइजेशन पावर, ठीक है, पोलराइजेशन पावर है बेसिकली द एक्सटेंट, है ना, एक्सटेंट बोलते हैं हद, है ना, अगर हिंदी में बोलूं तो उसको बोलेंगे हद, किस हद तक कैटायन ने एनायन को खींचा, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सटेंट टू विच अ कैटायन डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। ठीक है, तो किस हद तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है डिस्टॉर्ट होगा एनायन का, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैटायन की पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेशन पावर किसकी होती है, कैटायन की, कैटायन खींच रहा है। ठीक है, ठीक, बात आ गई समझ में। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यहां से कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है। चलो ध्यान से अपना ध्यान बना के रखना इधर, ठीक है। चलिए जी, तो बेसिकली हमने अभी क्या डिस्कस करा, पीछे हमने डिस्कस करी दो बातें। फजान्स रूल क्या बताता है कि कोई भी बॉन्ड जो है प्योरली आयनिक नहीं होता, हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया पोलराइजेशन पावर को, या पोलराइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इससे हो क्या रहा। देखो बेसिकली होता क्या है ना, ये जो प्लस चार्ज था कैटायन था, और ये जो एनायन था, ठीक है, जैसे जैसे ये कैटायन इस एनायन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा, है ना, इंटेंसिटी ऑफ प्लस चार्ज डिक्रीजेस। ध्यान से समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट को मैं फील कराने वाला हूं आपको। इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, भाई क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपनी तरफ खींचोगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको भी थोड़ा क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। और ऐसा ही यहां पे भी हो रहा है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। भाई नेगेटिव चार्ज भी तो कहां जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई। ये नेगेटिव चार्ज भी तो खींच के किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में भी तो कमी आएगी ना। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। तो दोनों की ना इंटेंसिटी घटा रहे हैं हम बेसिकली इस बॉन्ड के अंदर। ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों की इंटेंसिटी को घटा रहे हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको। और जितनी ज्यादा आप इस इंटेंसिटी को घटाओगे, मतलब इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करोगे, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। बात आ गई समझ में, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक, कि आपने इंटेंसिटी को कितना ज्यादा घटा दिया, पॉजिटिव चार्ज की भी इंटेंसिटी घटी है और नेगेटिव चार्ज की भी इंटेंसिटी घटी है। जब दोनों की इंटेंसिटी घटी, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा और अपने आप को कोवेलेंट कैरेक्टर में ढालना शुरू कर देगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन पावर के, या पोलराइजिंग पावर के। बात आ गई समझ में। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। इस बात को गांठ मान लो, आप अपनी नोटबुक में लिख लो कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की। ठीक है, दूसरी बात होती है कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। एक वर्ड आता है बच्चों, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ये होती है कि कोई भी एनायन किस हद तक पोलराइज हो सकता है कैटायन से। ठीक है, कैटायन की क्या पावर होती है, खींचने की पावर होती है, और एनायन की क्या होती है, खींचने की पावर होती है। ठीक है ना भाई, वो तभी तो खींचेगा जब वो चाहेगा खींचना। ठीक है, तो समझ आ गई बात। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है, टू गेट पोलराइज्ड बाय
कैटायन। ठीक है, किसी कैटायन से कोई एनायन कितना खींच जाएगा, ठीक है, कितना वो ये खींचना चाहता है, उसी को बोलते हैं हम उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो दो बातें आपको समझ में आ गई कि पोलराइजेशन भी ज्यादा होना चाहिए और पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए किसके लिए? फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर आने के लिए दोनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए। क्या क्या? पोलराइजेशन भी और पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं किस किस चीज पे ये डिपेंड करती है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूं किस किस फैक्टर पे पोलराइजेशन पावर डिपेंड करती है या पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है ना। तो पोलराइजेशन बच्चों होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट को फील करना। चार्ज डेंसिटी समझते हो? इसका मतलब यह है कि चार्ज अपॉन सरफेस एरिया या वॉल्यूम कह सकते हो आप, है ना। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन साइज, लिख लो, ठीक है। चार्ज अपॉन साइज का जो रेशो होता है उसे चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि सपोज करो आपने एक पिज्जा मंगाया, उस पिज्जा में 6 स्लाइस आए, है ना, 6 स्लाइस वाला पिज्जा है, उसमें एक ऑरिगेनो का पाउच है जो वो छिड़कते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब अगर आप उस पर छिड़कोगे तो हर एक स्लाइस को बहुत कम कम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लो वही ऑरिगेनो के पाउच 4 आ गए मेरे पास, 4 पाउच आ गए, वही 6 स्लाइस थे, तो अगर जब मैं छिड़कूंगा अब इसको तो उन स्लाइसेस को ज्यादा नहीं मिलेगा ऑरिगेनो, तो मतलब सरफेस एरिया आपका उतना ही था, लेकिन आपने क्या कर दिया? चार्ज बढ़ा दिया, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ऑरिगेनो का जो अमाउंट होगा पर स्लाइस वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन साइज का रेशो, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब फजान भाई ने क्या क्या कहा था वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको ये बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अभी तक के लेक्चर की, कि पोलराइजेशन जो है ना वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, यानी कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज कम होना चाहिए। बात आ गई समझ में? चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज कम होना चाहिए। तो फजान भाई ने सबसे पहला अपनी बात क्या बोली? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। इन्हें बोला कि पोलराइजेशन पावर जो है ना वो कैटायन के साइज पे डिपेंड करेगी। जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी। और आपको समझ में आ गया छोटा साइज का मतलब क्या है? कि उसका साइज छोटा है ना। मैंने क्या बोला? कि साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ आ गई बात? साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर। अब इस पे एग्जांपल, क्योंकि है ना ये समझ आ गया आपको कि स्मॉल साइज कैटायन से क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। हम ये लिख सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। सारा खेल ही इसका है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कैसे। जैसे सपोज करो ये है मेरे पास LiCl है, LiBr है, ये ऐसा कर लो। LiCl है मेरे पास, NaCl है, KCl है और RbCl है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड। इनमें सब में मैंने एक चीज कॉमन रखी। क्या कॉमन रखी हुई है इनमें? क्लोरीन को मैंने सेम रखा, ठीक है। मतलब मैंने एनायन सेम कर दिया। एनायन मैंने क्या कर दिया? सेम। Cl सब में सेम है, लेकिन यहाँ कैटायन में चेंज आ रहा है ना। कैटायन क्या है? यहाँ पे लिथियम प्लस है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे K प्लस है और यहाँ पे Rb प्लस है। तो सबसे छोटा कैटायन कौन है इनमें? सबसे छोटा कैटायन है लिथियम प्लस। सबसे ऊपर आता है तो सबसे छोटा ये है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा? कॉज। ये पोलराइजेशन कॉज करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों क्लोराइड्स में कौन सी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगी, तो वो LiCl शो करेगी बच्चों, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? LiCl, NaCl, KCl और RbCl, ठीक है। तो LiCl इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगी। तो ये क्या हो गया आपका? ये तो हो गया आपका साइज का ऑर्डर। साइज का ऑर्डर तो ये होगा, ठीक है। साइज का ऑर्डर तो उल्टा होगा। ये साइज का ऑर्डर हो गया और ये वाला ऑर्डर हो गया बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। ये किसका ऑर्डर हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर का। बात आ गई समझ में सबको?
सबसे छोटा साइज जिस कैटायन का होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी और उतना ही ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, चलें अगले बात पे। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। दूसरा क्या है? लार्ज साइज ऑफ एन आयन। लार्ज साइज ऑफ एन आयन, कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, है ना? ये बोला था मैंने, एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लार्ज साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर, या कह सकते हो पोलराइजेबिलिटी, है ना? क्या कह सकता हूं? एनायन की हम किसकी बात करते हैं? पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। यहां बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो मैं ले लूं लिथियम क्लोराइड, क्या ले लेता हूं? लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, इन चारों की बात कर लेते हैं। इन सब में मैंने लिथियम को कॉमन रखा है, इन सब में मैंने क्या किया है? कैटायन को कांस्टेंट रखा है, ठीक है? तो ये Li+ सब में कांस्टेंट है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है F-, Cl-, Br- और I-। बात आ रही समझ में? यहाँ ये चेंज हो रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है साइज में? जब नीचे जाओगे तो सबसे बड़ा आयोडाइड आयन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना? तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? आयोडाइड आयन है सबसे बड़ा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा इन सब में? अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा लिथियम आयोडाइड में, फिर लिथियम ब्रोमाइड में, फिर लिथियम क्लोराइड में, और सबसे कम होगा लिथियम फ्लोराइड में। क्या सबको समझ में आया? ये होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, है ना? ये मैंने किसका लिखा? कोवेलेंट कैरेक्टर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, और नीचे जो ऑर्डर लगाया मैंने वो है साइज का, ठीक है? बात आई समझ में? 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट है इनका लार्ज चार्ज ऑन कैटायन ऑब्लिक एनायन, ठीक है? कैटायन या एनायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है? तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं NaCl और कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं तो NaCl में Na+ है, ठीक है? और कैल्शियम क्लोराइड में Ca2+ आएगा, ठीक है? चार्ज किस पे ज्यादा है? Ca2+ पे ज्यादा है, ठीक है? चार्ज किस पे ज्यादा है? Ca2+ पे ज्यादा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी किसका ज्यादा होगा? कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, चलें आगे। एक फैक्टर और है। एक फैक्टर कौन सा और है? वो है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या है जी? इसको शॉर्ट में PIG बोल देते हैं, ठीक है? वो वाला PIG नहीं, इसकी फुल फॉर्म है PIG। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा कोवेलेंट शो करेंगे कैरेक्टर, और जिनके में 8 होंगे वो कम करेंगे। जैसे सपोज करो मैं बात करूं NaCl और कॉपर क्लोराइड की, CuCl की, ठीक है? NaCl में कैटायन कौन है? Na+, और ये कैटायन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? और यहाँ कौन है? Cu+ है। भाई अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 यही होगी, ठीक है? तो इसके आखिरी शेल में कितने हैं? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 वैलेंस शेल में। अगर Cu+ की बात करूं मैं तो Cu+ में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका इसमें होता है 4s1 3d10। तो अगर आप देखो इसमें थर्ड शेल में कितने हैं? 2 6 8 और 10 18, है ना? मैं किस किस की बात कर रहा हूं? 3s की, 3p की और 3d की। आप काउंट कर लो, 2 6 और 10, टोटल कितने हो गए इसमें? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है? वैलेंस शेल में Cu+ के कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा ज्यादा वो किस में ज्यादा आएगा? CuCl में ज्यादा आएगा NaCl में। और इसीलिए कॉपर क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया। NaCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? NaCl का ज्यादा होगा, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।